वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे क्लास 12 साइंस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 में जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, उसका लास्ट पार्ट, जिसमें हम जानेंगे रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट का, मीन एंड वेरिएंस, और उसके बाद बुक का एमसीक्यू। ओके, तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ ए फंक्शन विच असाइंस ए रियल नंबर टू ईच आउटकम ऑफ ए सैम्पल स्पेस। रैंडम वेरिएबल जो है वो एक्चुअली में एक फंक्शन होता है जो क्या करता है कि जैसे एक सैम्पल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो सैम्पल स्पेस में जो भी इवेंट पॉइंट होता है उसको एक रियल नंबर के साथ वो कनेक्ट करता है, ठीक है, जोड़ता है। तो इसको हम लोग इस तरह से सिम्बॉलिकली लिख सकते हैं कि अगर रैंडम वेरिएबल को कैपिटल एक्स से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एक्स से, तो कैपिटल एक्स क्या करता है? सैम्पल स्पेस से रियल नंबर पर एक फंक्शन होता है जो क्या करेगा? सैम्पल स्पेस के पॉइंट को किस में ट्रांसफ़र करेगा? रियल नंबर में ट्रांसफ़र करता है। ओके, अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल मान लीजिए, हम एक रैंडम एक्सपेरिमेंट ही लेते हैं। क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट? टॉसिंग ए कॉइन, एक कॉइन को टॉस करना, ठीक है। तो इसका सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस में आता है हेड और टेल, दो ही आता है, ये दो इवेंट पॉइंट है। ओके, तो अब अगर हम रैंडम वेरिएबल जो होगा यानी फंक्शन जो होगा एक्स, कैपिटल एक्स, इसको हम अपने तरह से डिफाइन करते हैं। हम इसको किसी भी टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह डिफाइन किया कि एक्स फ्रॉम एस टू रियल नंबर सेट आर बाई, इस तरह हमने डिफाइन किया कि एक्स इक्वल टू 1 होगा इफ़ हेड ओकर्स। अगर हेड आएगा तो हम मानेंगे एक्स का वैल्यू 1, और एक्स इक्वल टू 0 मानेंगे इफ़ टेल कम्स। अगर टेल आता है तो हम एक्स का वैल्यू 0 मानते हैं। तो इस तरह से जो हमने ये डिफाइन किया है कि एक्स बराबर 1 अगर हेड आता है, एक्स बराबर 0 अगर टेल आता है, तो ये जो हमने क्या किया कि सैम्पल स्पेस जो है यानी हेड को हमने जोड़ दिया किसके साथ? 1 के साथ, और टेल को जोड़ दिया हमने किसके साथ? 0 के साथ। तो इस तरह से जो एक्स हमने डिफाइन किया है ये हुआ एक रैंडम वेरिएबल। देन एक्स इज़ ए रैंडम वेरिएबल। इसको हम लोग इस तरह से वेन डायग्राम के जरिए से भी समझ सकते हैं कि ये हो गया हमारा सैम्पल स्पेस का सेट, एक एस। इसमें क्या है? दो इवेंट पॉइंट है, दो ही पॉइंट है, हेड और टेल है। और इधर हो गया हमारा रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट में तो बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन अभी जो हमारा ये रैंडम वेरिएबल एक्स हो गया जो कि इससे हेड और टेल को कनेक्ट कर रहा है। किसके साथ? हेड को कनेक्ट कर रहा है 1 के साथ, और टेल को कनेक्ट कर रहा है 0 के साथ, ठीक है। यानी इसका जो इस फंक्शन एक्स का जो रेंज हो गया 1 और 0। ओके, 1 और 0। तो यहाँ पे याद रखना है कि रेंज ऑफ एक्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ये जो फंक्शन एक्स है या रैंडम वेरिएबल एक्स है, इसका जो रेंज आ रहा है, और रेंज क्या हो रहा है? 1 और 0, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है? 1 और 0 है। ओके, जबकि डोमेन हो गया इसका सैम्पल स्पेस, कोडोमेन हो गया क्या? रियल नंबर का सेट, और जो रेंज हो गया जिसको स्पेक्ट्रम बोले वो हो गया 1 और 0। ओके, इसको हम लोग दूसरा तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, और भी हम आगे देखेंगे रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, मान लीजिए यहाँ पे जो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स। दो कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं, तो फिर उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? या तो दोनों में हेड आएगा, या पहले वाले में हेड दूसरा में टेल, या दूसरा में टेल पहला में टेल दूसरे में हेड, या फिर दोनों ही कॉइन में टेल आएगा। यही इसका सैम्पल स्पेस होता है। तो सैम्पल स्पेस में टोटल कितने इवेंट पॉइंट हुए? 1 2 3 4, 4 इवेंट पॉइंट, ये हमें पता है इसका। तो यहाँ पर अब हम रैंडम वेरिएबल अपने से डिफाइन करेंगे। डिफाइन एक्स बाई, एक्स को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? जो कि रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ हेड्स, इस तरह से हम अपने तरह से डिफाइन करें कि एक्स का मतलब है कि जितना हेड आएगा उस हिसाब से एक्स का वैल्यू होगा। तो फिर क्या होगा? देन एक्स इक्वल टू 2, इसका मतलब क्या? एक्स इक्वल टू 2 का मतलब 2 हेड आना, ठीक है, क्योंकि एक्स हमने कैसे डिफाइन किया? नंबर ऑफ हेड्स बोलकर। तो एक्स इक्वल टू 2 कोरस्पॉन्ड्स टू एच मीन्स 2 हेड आया है, इसलिए x इक्वल टू 2 इस तरह से हमने डिफाइन किया। x इक्वल टू 1 का मतलब एक हेड आना। तो एक हेड क्या क्या केस हो सकता है? या तो ये वाला केस होगा जिसमें एक हेड है, पहले में हेड है, या तो ये वाला केस होगा t और h, है ना, इसमें भी एक हेड है। तो ये दोनों केस में x का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। और x इक्वल टू 0 मतलब कोई भी हेड नहीं आ रहा है, दैट मीन्स टी दोनों टेल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफाइन किया। तो फिर रैंडम वेरिएबल का कितना वैल्यू आया? 3 वैल्यू, 2 1 और 0। ओके,
इसको अगर हम डायग्राम से देखेंगे तो इस तरह से हुआ, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस H टी एच 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 टी टी एच टी टी। तो H जा रहा है 2 में और एच टी ये भी 1 में जाएगा और टी एच भी 1 में जाएगा, ठीक है। और टी टी जो ये किस में जा रहा है 0 में, ओके, क्योंकि इन दोनों में एक ही हेड है इसलिए इस दोनों 1 में जा रहा है। तो ये हो गया एक फंक्शन। सो एक्स में भी मेनी वन फंक्शन। याद रखना है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ दो जो डोमेन सेट इसका 2 वैल्यू कोडोमेन सेट के एक ही वैल्यू पर जा रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। तो x में भी मेनी वन फंक्शन, x क्या हो सकता है, मेनी वन फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये अगर इस तरह का कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि रैंडम वेरिएबल जो है वो क्या 1 फंक्शन होगा या मेनी वन फंक्शन होगा, तो 1 भी हो सकता है, जैसे इससे पहले 1 था, मेनी वन भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सपेरिमेंट लेते हैं, थ्रोइंग ए डाई, यानी लूडो का जो डाई होता है, डाइस होता है या गोटी होता है, उसको फेंकना। तो फिर उसका सैंपल स्पेस में हमें पता है 6 पॉइंट आएगा, 1 2 3 4 5 6, ओके। अब हम x को डिफाइन कर रहे हैं, डिफाइन x एज, x मीन्स नंबर ऑन द टर्न ऑफ फेस ऑफ द डाई, यानी जो लूडो का गोटी में जो वैल्यू ऊपर में आएगा, जो नंबर ऊपर में आएगा उसी को हम x मान रहे हैं। x जो है उसका जो नंबर आएगा हम उसी तरह डिफाइन कर रहे हैं x को। दैट मीन्स कि अगर ऊपर में अगर हम लूडो का गोटी फेंकते हैं और 1 आता है तो x का वैल्यू 1 होगा, अगर 2 आता है तो x का वैल्यू 2 होगा, x जो भी वैल्यू आएगा उसी को हम x का वैल्यू मान लेंगे। तो इस तरह से हमने x को डिफाइन किया। तो x का वैल्यू 1 होगा इफ़ 1 कम ऑन टर्न ऑफ फेस, यानी ऊपर वाले फेस में अगर 1 आता है तो x का वैल्यू 1, इसी तरह ऊपर वाले फेस में 2 आता है तो x का वैल्यू 2, इस तरह से करते करते अगर ऊपर में वैल्यू 6 आता है तो फिर x का वैल्यू 6। तो इस तरह से रैंडम वेरिएबल हम अपने तौर पे कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। और भी बुक में बहुत सारा रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है, हम इसको दूसरा तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मान लीजिए x बराबर 1 अगर इवन नंबर आया और x बराबर 0 अगर ऑड नंबर आया, इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इवन नंबर आएगा तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा और अगर ऑड नंबर आएगा तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और भी बुक में बहुत सारा इस तरह एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करता हूँ रैंडम वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक नोट है कि रैंडम वेरिएबल को वेरिएबल क्यों बोलते हैं, ये तो एक फंक्शन है। तो रैंडम वेरिएबल शॉर्ट में इसको आर भी बोलते हैं, R भी इज़ ए वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल है या फंक्शन ही है ना। क्या करता है, हुज पॉसिबल वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल का जो वैल्यू है, यानी जो भी वैल्यू आएगा 1 0 1 2 जो भी होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या क्या आउटकम आया है, यानी उसका जो इवेंट पॉइंट है, ठीक है, हेड आया या टेल आया, तो उस हिसाब से जो भी होगा उस हिसाब से रैंडम वेरिएबल का वैल्यू डिटरमाइन होता है, ठीक है, उस तरह उसका वैल्यू हम लोग ये करते हैं। अच्छा, अब रैंडम वेरिएबल जो है 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो पहले आते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो रेंज या स्पेक्ट्रम होता है वो एक फाइनाइट सेट होता है या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मीन्स उनको हम काउंट कर सकते, गिनती कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी रहेगा, लेकिन हम काउंट कर सकते हैं उसको। इनफाइनाइट ही हो, बहुत है नंबर, बट उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। दैट इज़ इट टेक्स काउंटेबल वैल्यूज़, जैसे 0 1 2 इस तरह का वैल्यू आएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। तो इसका कुछ एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ए फैमिली, एक फैमिली में कितना चिल्ड्रेन है इसको तो हम लोग गिनती कर सकते हैं, है ना। इस तरह नंबर ऑफ पेजेस इन ए बुक, एक बुक में कितना पेज है इसको भी गिनती कर सकते हैं। और नंबर ऑफ गोल्स इन ए फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच में कितना गोल हुआ, ये सारा को हम लोग काउंट कर सकते, गिनती कर सकते हैं। तो इस तरह ये अगर हम इसको रैंडम वेरिएबल मान लेंगे तो हम लोग इसको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहेंगे, ओके। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होता है कि इसका जो रेंज या स्पेक्ट्रम होता है, जो सारा वैल्यू आएगा वो सारा वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होता है। और ये सारा वैल्यू किसी एक इंटरवल के बीच में लेता है, यानी जैसे मैंने रियल नंबर के सेट में बताया है कि जैसे इंटरवल है a, b, जैसे अगर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 1, 2, तो 1 से 2 के बीच में जितना पॉइंट है, 1 से 2 के बीच में कितना पॉइंट है,
हज़ारों हज़ारों पॉइंट है, करोड़ों करोड़ पॉइंट है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में 1.01 है, 1.001 है, 1.1 है, इस तरह से करोड़ों बहुत सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे जब पॉइंट पॉइंट में। तो 1 से 2 के बीच में तो करोड़ों हज़ारों अरबों पॉइंट है। तो सारा पॉइंट ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल ले सकता है एक इंटरवल के बीच में। तो इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे हाइट ऑफ ए पर्सन, एक आदमी का जो हाइट है ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। क्यों? हाइट जो है वो कोई सा भी जो है वो चेंज होता रहेगा। हाइट है हम लोग जो है कोई एक परफेक्ट इंटीजर हम लोग नहीं बोल सकते हैं, परफेक्ट भी हो सकता है और डेसिमल में भी हो सकता है, जबकि डिस्क्रीट में क्या है वो डेसिमल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, तो हम लोग तो उसको एक पॉजिटिव इंटीजर ही लेना होगा। बच्चे तो दो बच्चे होंगे या 3 बच्चे होंगे, 2.5 बच्चे होंगे, क्या 2.5 बच्चे, 3.5 बच्चे, 3.2 बच्चे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो दो बच्चे या तो 3 बच्चे, इस टाइप से होता है। ओके, जबकि हाइट क्या हो सकता है, हाइट एक भी हो सकता है, माने पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है। तो ये हुआ कंटिन्यूअस का मतलब। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। वेट ऑफ ए पर्सन भी इसी तरह पॉइंट में भी हो सकता है, कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। जैसे अगर हम वेट बोलेंगे 50 से 51 किलो के बीच में हज़ारों हज़ार हो सकता है, 50.1 kg, 50.2 kg, 50.3 kg, इस तरह से कुछ भी हो सकता है वैल्यू। तो ये हो गया क्या, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसी तरह टेम्परेचर इन ए सिटी, एक सिटी का टेम्परेचर भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, क्योंकि टेम्परेचर कोई भी वैल्यू ले सकता है, ठीक है। जबकि डिस्क्रीट में जो वैल्यू होगा वो काउंटेबल वैल्यू लेगा, 1 2 3 4 5 6 इस टाइप का वैल्यू लेगा। पॉइंट में या फ्रैक्शन में इस टाइप का वैल्यू नहीं लेता है। नेक्स्ट होता है टॉपिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का भी होता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का भी होता है, बट हम लोग के सिलेबस के हिसाब से हम लोग अभी सिर्फ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। कंटिन्यूअस का जो है वो आगे के सिलेबस में होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज ए लिस्ट और टेबल है। एक टेबल एक लिस्ट है, क्या करता है ये, विच शोज ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द रैंडम वेरिएबल, यानी रैंडम वेरिएबल का जो सारा वैल्यू, वो सारा वैल्यू रहेगा उसमें। जैसे x का वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, इस तरह का जो भी वैल्यू रहेगा, एंड देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज़, और उसका जो वैल्यू है उसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो प्रोबेबिलिटी भी साथ में लिखा रहेगा। ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब। दैट मीन्स ये सब 10 क्लास में जो चैप्टर नंबर 26 था मीन मीडियन मोड वाला, उसमें जो टेबल आप देखते थे ना वो था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उसमें सारा में फ्रीक्वेंसी दिया रहता था। और ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सारा में प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। समझ में आया? तो इसको हम नीचे देखेंगे टेबल में। तो सपोज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है, एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x है, एज्यूम द वैल्यूज x1 x2 x3 डॉट 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 xn। x का वैल्यू ये सारा है, और ये सारा वैल्यू इस टाइप से है कि असेंडिंग ऑर्डर में है ना, जिस तरह मीडियन में होता था छोटा से बड़ा, x1 से बड़ा x2 इस टाइप से, विथ प्रोबेबिलिटीज़। और इन सब के अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। x1 का प्रोबेबिलिटी p1, x2 का प्रोबेबिलिटी p2, x3 का प्रोबेबिलिटी p3 डॉट 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 xn का प्रोबेबिलिटी pn रेस्पेक्टिवली, इस टाइप से है। जहाँ पे कंडीशन ये होगा कि ये जितना भी प्रोबेबिलिटी है इन सब का सम जो होगा वो 1 होगा। इन सब का सम क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में के। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन ये है कि जो भी प्रोबेबिलिटी है सबका सम 1 होता है। दैट इज समेशन पी इक्वल टू 1 होगा, i फ्रॉम 1 to n। ओके, देन द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड है, इस तरह से लिखा जाता है। x मीन्स रैंडम वेरिएबल, उसका ये सारा वैल्यू है, और px मीन्स जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम लोग px भी लिखते हैं, या इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, फंक्शन भी बोला जाता है। और ये हो गया x1 का प्रोबेबिलिटी p1, x2 का प्रोबेबिलिटी p2, इस टाइप से। ओके, तो ये हो गया, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, ये जो प्रोबेबिलिटी p1 ये किसका प्रोबेबिलिटी है, x1 का। इसको ऐसे भी लिखा जाता है p1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल टू x1। मीन्स कि ये जो प्रोबेबिलिटी ये है, ये कब है कि x जो है x1 वैल्यू टेक कर रहा है, ले रहा है। जब x का वैल्यू x1 है तब उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, p1 है। इस तरह p2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x
इक्वल टू x2 मीन्स x क्या कर रहा है, वैल्यू ले रहा है, x2 का वैल्यू ले रहा है, ठीक है, तब उसका प्रोबेबिलिटी कितना है P2। तो अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई है, टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स, 2 कॉइन टॉस करना, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एच 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 टी टी एच टी टी। जो हमने सेकंड एग्जांपल लिया था उसी को मैंने यहाँ लिखा है। अब डिफाइन करें हमें एक्स रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स, तो हमें पता है एक्स इक्वल टू 2 कब आएगा, जब 2 हेड आएगा। एक्स इक्वल टू 1 कब आएगा, जब इस तरह आएगा एच टी या टी एच आएगा। और एक्स इक्वल टू 0 कब होगा, जब दोनों टेल आएगा, ठीक है। तो एक्स का कौन कौन सा वैल्यू है, 2 है, 1 है और 2, 1 और 0 है, ठीक है। अब हम जब इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स क्या होगा इस टाइप से, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0। अब इनका प्रोबेबिलिटी लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू 2 होगा तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2, इसका प्रोबेबिलिटी मीन्स कि एच एच का प्रोबेबिलिटी, एक्स इक्वल टू 2 मीन्स 2 हेड, तो 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, तो इसमें 2 हेड आने का, इसमें टोटल कितना पॉइंट है, 4 है, उसमें से डबल हेड आने का चांस कितना, एक ही है ना, एक ही पॉइंट है, तो 1/4 हो जाएगा, 1 टोटल पॉइंट 4 है, 1/4 है ना। और एक्स इक्वल टू 1 आने का चांस कितना, मीन्स एक हेड आने का चांस कितना, तो इसका टोटल कितना है, फेवरेबल आउटकम 2 है, ये 2 केस है, तो ऊपर में 2 होगा, टोटल 4, 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा। और एक्स इक्वल टू 0 मीन्स डबल टेल, 2 टेल आने का चांस, यानी कोई हेड नहीं आएगा, तो डबल 2 टेल आने का चांस का कितना है, यानी प्रोबेबिलिटी कितना, तो ये भी एक ही केस है, तो 1/4 होगा। तो ये हो गया, यानी 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी हो गया 1/4, एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/4। ओके, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी आया, ये सब का जो सम करेंगे ना 1 होगा। तो यहाँ देखिए 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इनका एलसीएम लेके कितना होगा, 4/4 यानी 1 होगा। ये कंडीशन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंडीशन अगर पूछता है कोई, तो 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन ये है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी होगा वो तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, 0 होता है, 0 से बड़ा होता है और 1 से कम होता है। ये हमने इससे पहले प्रोबेबिलिटी चैप्टर के स्टार्ट में ही बताया था कि किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है। दैट मीन्स नॉन नेगेटिव, इसको नॉन नेगेटिव बोलते हैं, यानी 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो एक कंडीशन तो है कि सारा प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से बड़ा होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। दूसरा कंडीशन ये है कि जितना भी प्रोबेबिलिटी है उनका जो सम होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, शायद ये जितना जो सम होगा, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं समेशन पी आई, ये समेशन कितना होगा, 1 होगा, जो मैंने ऊपर भी लिखा था। ये 2 कंडीशन होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है किताब का एक एग्जाम्पल देखेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें 3 टेबल दिया है और हमें ये पूछा है कि इसमें से कौन सा टेबल जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स है, एक्स का रैंडम वेरिएबल का वैल्यू, तो रैंडम वेरिएबल का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, ओके। बट ये एफ एक्स मीन्स इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, यानी प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी देखें यहाँ पर क्या है, -0.2, प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, नेगेटिव, जबकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं होगा एक रैंडम वेरिएबल एक्स का। तो पहला वाला नहीं होगा, क्यों, ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव है, जबकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होता है। अब ये है कि नहीं, तो इसमें देखिए रैंडम वेरिएबल का तो कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, बट हम क्या करेंगे, चेक करेंगे ये प्रोबेबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है ये सारा ही पॉजिटिव है, इन सब को जोड़ के देखेंगे कि 1 होता है कि नहीं। तो इन सब को जब हमने जोड़ के देखा तो ये 1 हो रहा है, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इन सभी को जोड़ के देखा 1 हो रहा है, तो ये सेकेंड वाला जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये वाला प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अच्छा, तीसरा दिया यहाँ पे देखें, ये तीसरा जो है ये भी चेक करने के लिए बोला, तो हम भी क्या करेंगे, सारा तो पॉजिटिव है, इन सब को जोड़ के देखें कि 1 होता है कि नहीं। तो इन सब को जोड़ के हमने देखा, तो ये आ रहा है 1.3, यानी 1 से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे प्रिंटिंग ये हो गया है, तो 1.3 आ रहा है। तो फिर ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रहा है, समीशन 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ओके।
इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 8। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और हमें यहाँ पे जब हम प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो 0.1 है, उसके बाद ए है, फिर 2a है, फिर 0.2 है, इस तरह से दिया है। यहाँ से पहला क्वेश्चन है कि ए का वैल्यू निकालना है। तो ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन सभी को ऐड करके कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इन सब को जोड़ के इक्वल टू 1 लिखेंगे, वो इक्वेशन बन जाएगा, वहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए समेशन पी एक्स इक्वल टू 1, ये सारा को जोड़ के इक्वल टू 1 लिखा, यहाँ से आया 15 ए इक्वल टू दिस 0.5। तो ए का वैल्यू आ गया 1/30। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से एग्जाम में दे सकता है। और दूसरा जो है क्वेश्चन वो क्या है, इवेल्युएट करने बोला है प्रोबेबिलिटी सच दैट एक्स लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 एंड प्रोबेबिलिटी -1 लेस इक्वल टू एक्स लेस देन 2। तो इसका क्या मतलब होता है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 1 का मतलब ये है कि एक्स का वैल्यू जो है 1 से छोटा होगा। तो एक्स का वैल्यू अगर 1 से छोटा होगा तो क्या क्या होगा, यहाँ हम देखेंगे। एक्स का वैल्यू 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो उससे छोटा वैल्यू क्या क्या है? 0 है और -1 है। तो इन दोनों का प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा, ये होगा इसका मतलब। तो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर लेस देन 1 का मतलब क्या है कि एक्स का वैल्यू 1 से छोटा होगा, उन सभी का प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू -1 का प्रोबेबिलिटी लेंगे और एक्स इक्वल टू 0 का प्रोबेबिलिटी लेंगे। तो एक्स इक्वल टू -1 का प्रोबेबिलिटी कितना? 0.1 है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.1, और 0 का प्रोबेबिलिटी कितना? ए है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, तो ए का वैल्यू तो हमने निकाल लिया 1/30, और ये हो गया 0.1 मीन्स 1/10, ऐड करके कितना गया? 2/15। ओके। इसी तरह इसका क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 4, मतलब एक्स का वैल्यू 4 या 4 से बड़ा होगा। तो फिर क्या क्या वैल्यू होगा? एक्स का वैल्यू 4 होगा, एक्स का वैल्यू 5 होगा, एक्स का वैल्यू 6 होगा, ठीक है, 6 होगा। तो इन सब को ऐड करना पड़ेगा। तो 4, 5, 6 का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। 4, 5 और 6 का प्रोबेबिलिटी कितना गया? 4 है, 0.2 और 5 है। इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। ओके, 4 है, 0.2 एंड 5 है। फिर सारा को ऐड करके ए का वैल्यू पुट करके 1/2 आया। इसी तरह प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन एक्स लेस देन 3 का मतलब क्या होगा? एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। मतलब क्या क्या वैल्यू होगा? 1 होगा और 2 होगा। 0 से बड़ा 1 और 2 होगा, 3 से छोटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे। समझ में आ गया? इस तरह से लास्ट वाला भी होगा। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अब हम आते हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल। एक रैंडम वेरिएबल का मीन और वेरिएंस क्या होता है? तो मीन या मीन का दूसरा नाम भी है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बोला जाता है इसको, और मीन भी बोला जाता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला जाता है। तो ये मीन क्या होता है? मान लीजिए कि एक्स एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू x1 x2 डॉट xn तक है, और इन सभी का प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी px1 px2 px3 इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। जहाँ पर वेयर ये सभी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, है ना। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होता है, और इन सब का सम कितना होगा? इनका सम होगा 1 होगा, 4 i इक्वल टू 1 से लेकर n तक। ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सपेक्टेशन या मीन मतलब क्या होता है? देन मीन और एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स डिनोटेड बाय ई एक्स से डिनोट किया जाता है, या ई ऑफ स्मॉल एक्स, और इस तरह से डिफाइन किया जाता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब क्या होता है कि वो जितना भी हम x1 उसका वैल्यू है और उसका जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को हम लोग इंटू कर करके उन सब का सम लेंगे। जैसा कि हम 10 क्लास में करते थे समेशन एफ आई एक्स आई करते थे, तो यहाँ पर वही वाला है, समेशन एक्स आई पी आई हो जाएगा। ये समेशन एक्स आई पी आई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो ये प्रोबेबिलिटी का जो हम सम करेंगे इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। यानी बस हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो x1 के साथ p1 को इंटू करना पड़ेगा, उसका वैल्यू x का वैल्यू और उसका प्रोबेबिलिटी को इंटू कर करके जितना वैल्यू आएगा उन सबको आपस में ऐड कर देंगे। इसी को बोला जाता है एक्सपेक्टेशन या मीन बोला जाता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p1 या p ऑफ x1 भी लिख सकते हैं इस टाइप से। तो फिर इनका सम करेंगे तो समेशन एक्स आई पी आई होगा। अच्छा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन्स रैंडम वेरिएबल, इस तरह से इसको म्यू से भी इसको
डिनोट किया जाता है, तो ई एक्स भी लिखा जाता है और म्यू भी लिखा जाता है, ठीक है, जो कि ग्रीक नोटेशन है। अब जो एक्सपेक्टेशन का जो है कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ नोट है। अगर हम ई एक्स का, तो ये हो गया डेफिनेशन। अगर ई ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर होगा, तो इसका समीशन में क्या होगा, एक्स आई के जगह में एक्स आई का स्क्वायर हो जाएगा, साथ में पी एक्स आई हो जाएगा। यानी जो रैंडम वेरिएबल है वो अगर स्क्वायर का वैल्यू लेता है, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर, तो इस टाइप से इसका एक्सपेक्टेशन या मीन होगा। इसी तरह अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ x टू द पावर r कितना होगा, तो एक्स आई का पावर r हो जाएगा, ठीक है, जैसे x1 का पावर r, x2 का पावर r, इस टाइप से इंटू पी एक्स आई हो जाएगा, इस टाइप से। दूसरा ये है कि अगर a एक कांस्टेंट है तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या होगा, a ही होगा। ये प्रॉपर्टीज़ है और ये बुक में जो है ये सब प्रूफ करके दिखाया भी है, तो ये हमें जस्ट इनको याद रखना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कांस्टेंट क्या होता है, ए ही होता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स कितना होगा, जहाँ पे एक्स क्या हो गया रैंडम वेरिएबल, ए हो गया कांस्टेंट, तो ए क्या होगा, एक्सपेक्टेशन से बाहर आ जाएगा, ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, ई ऑफ एक्स प्लस वाई कितना होगा, तो ये क्या होगा, जो लीनियर प्रॉपर्टी होगा अलग अलग हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है, ई ऑफ एक्स प्लस ई ऑफ वाई, ओके। इसी तरह ये दो के लिए हुआ, दो रैंडम वेरिएबल एक्स और वाई है। इसी तरह अगर बहुत सारा रैंडम वेरिएबल हुआ x1 x2 डॉट 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 xn, तो इसी तरह से एक्स ई ऑफ x1 प्लस ई ऑफ x2 प्लस डॉट डॉट ई ऑफ xn इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू वाई कितना होगा, तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ठीक है। ये आपस में इंटू हो जाएगा अलग अलग, लेकिन ये कब होगा, जब x और y जो है रैंडम वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट होंगे तब होगा, वरना इसका दूसरा फॉर्मूला है, ओके। और लास्ट वाला जो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू ये 0 होता है, जहाँ पर x बार का मतलब हो रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x, मतलब ये जो है ना यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x ही है, यानी इस टाइप से इसको अगर हम तोड़ के लिखेंगे ऐसे होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x, यानी हम x के जगह में चेंज करके x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x कर रहे हैं, उसका फिर हम एक्सपेक्टेशन अगर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 0, ओके। तो ये एक्सपेक्टेशन या मीन का प्रॉपर्टीज़ है जो याद रखना है। लास्ट वन है वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, जिसको सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, जहाँ पे x बार मतलब क्या, x बार मतलब e का एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ठीक है। तो अब इसका अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालेंगे तो उसको बोलते हैं वेरिएंस। इट इज़ डिनोटेड बाय वेर एक्स और सिग्मा स्क्वायर, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन होगा वेरिएंस ऑफ एक्स मतलब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, इसको बोलते हैं वेर एक्स, ओके। और इसी को अगर हम आगे बुक में दिया हुआ है कि इसको अगर हम तोड़ते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ के अगर हम आगे बनाएंगे तो फिर इस टाइप से आएगा, वेर एक्स इक्वल टू होगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों में फ़र्क है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन अलग चीज़ है और ई एक्स मतलब एक्स का एक्सपेक्टेशन उसका स्क्वायर अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोनों का माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसी को बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेर एक्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किस टाइप से, सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं, ये उसी तरह रहेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स मतलब तो इसका एक्स का एक्सपेक्टेशन जो कि अभी पहले बताया, इसको म्यू से हम लोग डिनोट कर सकते हैं या मीन बोलते हैं इसको, ई एक्स को, तो इसके जगह में हम म्यू भी लिख सकते हैं, म्यू का स्क्वायर, ओके। और किसी किसी बुक में एम भी लिखा रहता है, तो जैसे एस.एन. दे का बुक में या एम लिखा हुआ है, इसको एम से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर होगा ई एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इस टाइप से। अब इसी में एक और टर्म आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा वेरिएंस वर्ड सुनने में क्या लग रहा है, वेरिएंस का मतलब हो रहा है कि कितना फ़र्क हो रहा है, कोई एक वैल्यू है उससे वो कितना फ़र्क में आ रहा है, कितना वेरी कर रहा है, कितना उससे चेंज हो रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब ही हो रहा है एक चेंज होना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब वेरिएंस का अगर हम रूट निकालते हैं, वेरिएंस मतलब सिग्मा स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिर्फ सिग्मा होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन
ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होता है सिग्मा, मतलब वेरिएंस एक्स का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, क्योंकि वेरिएंस मतलब तो सिग्मा स्क्वायर, उसका रूट करेंगे तो सिग्मा आएगा, तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सेम वेरिएंस एक्स का रूट हो जाएगा, जस्ट इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। अब जो है वेरिएंस का कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें याद रखना है, और इसको ही यूज़ करके हम लोग कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे है नोट इफ़ ए एंड बी आर कांस्टेंट, अगर ए और बी दो कांस्टेंट है देन वेरिएंस ऑफ ए इक्वल टू 0 है। ए क्या है कांस्टेंट है, तो उसका जो वेरिएंस होगा वो 0 होगा, क्योंकि वेरिएंस का मतलब ही होता है चेंज, तो कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, इसलिए उसका वेरिएंस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको प्रूव भी किया हुआ है बुक में, तो मैंने जस्ट यहाँ प्रॉपर्टीज़ लिखा है। इसी तरह वेरिएंस ऑफ ए एक्स इक्वल टू कितना होगा, ए हो गया कांस्टेंट, एक्स हो गया रैंडम वेरिएबल, तो ए वेरिएंस से बाहर आ जाएगा लेकिन उसमें स्क्वायर लग जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए वेर एक्स इक्वल टू होगा क्या ए स्क्वायर इंटू वेर एक्स, ठीक है। ए बाहर निकलेगा लेकिन स्क्वायर को लेके निकलेगा, और एक्सपेक्टेशन में क्या था ए जस्ट सिर्फ बाहर में निकल जाएगा। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन इस तरह बना सकते हैं, मान लीजिए वेरिएंस ऑफ 3x कितना होगा, तो जस्ट 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा यानी 9 इंटू वेर एक्स होगा। ओके, इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, तो ए तो बाहर आएगा तो ए स्क्वायर बनेगा इंटू वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी, तो सिर्फ कांस्टेंट है, इसका वेरिएशन 0 हो जाएगा, तो प्लस 0 उसको लिखेंगे नहीं। वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए एक्स के साथ ए है तो ए स्क्वायर इंटू वेर एक्स होगा, प्लस यहाँ बी है तो बी स्क्वायर इंटू वेर वाई होगा, ठीक है। ये सब वेरिएंस का प्रॉपर्टीज़ है। अब हम लोग जो है एमसीक्यू में आते हैं। तो पहला एमसीक्यू है द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज, प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब वही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक रैंडम वेरिएबल का हमेशा क्या होता है नॉन नेगेटिव होता है, यानी पी एक्स का वैल्यू क्या होता है हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग नॉन नेगेटिव, ठीक है। एक से बड़ा भी नहीं होता है, एक के इक्वल या उससे बड़ा नहीं होता है, पॉजिटिव भी नहीं बोलेंगे हम लोग, नॉन नेगेटिव बोलेंगे, ओके। दूसरा है वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ 10x क्या होगा, तो एक्सपेक्टेशन में अगर 10 कांस्टेंट है तो जस्ट 10 बाहर आ जाएगा इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x होगा, यानी ये वाला होगा बी वाला 10 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x। इसी तरह वेरिएंस ऑफ 4x कितना होगा, अभी जस्ट मैंने बताया, तो वेरिएंस में 4 अगर बाहर निकलेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 इंटू 4 का स्क्वायर 16 वेर एक्स होगा, ठीक है। 4 में क्या है वेरिएंस ऑफ x का यहाँ पे डेफिनेशन कौन वाला है, तो वेरिएंस ऑफ x कितना होता है ये वाला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x उसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, बी वाला होगा। इस तरह f में है 5 में f(x) इज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x एंड x कैन एज्यूम ओनली 2 वैल्यूज x1 एंड x2। ये जो है px है या f(x) है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है और 2 ही वैल्यू है रैंडम वेरिएबल के x1 और x2, तो फिर f(x1) प्लस f(x2) मतलब p(x1) प्लस p(x2) 2 ही वैल्यू, तो इन दोनों को ऐड करके कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, तो क्योंकि 2 ही वैल्यू है तो 2 वैल्यू तो इनका प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो ये होगा डी वाला ऑप्शन। एंड लास्ट है वेरिएंस का क्वेश्चन है, लास्ट वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी कितना होगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर इंटू ये वाला होगा ए स्क्वायर इंटू वेर एक्स होगा, प्लस बी का तो 0 हो जाएगा तो ए स्क्वायर इंटू वेर एक्स होगा, यानी सी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर कुछ एमसीक्यू वगैरह बताऊंगा।